मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ? क्या भारत मतलब छोटे छोटे राज्यों में बिखर कर रह गया था या फिर ये किसी नए दौर की शुरुआत थी? बिल्कुल। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही दिलचस्प दौर की गहराइयों में उतरेंगे जिसे कुछ विद्वान पुनर्गठन का युग कहते हैं। सही कहा। और हमारे पास जो स्रोत हैं वे हमें बताते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक उथल-पुथल का समय नहीं था, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि कला, संस्कृति और व्यापार के एक नए संगम का भी समय था। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद यही समझना है कि लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसवी तक, मतलब करीब 500 सालों में भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा और समाज कैसे बदला। हाँ, ये जो धारणा है ना कि एक बड़ा साम्राज्य टूट गया तो अंधकार युग आ गया, हाँ, डार्क एज। वो यहाँ बिल्कुल फिट नहीं बैठती। असल में ये एक ऐसा दौर था जब अलग-अलग केंद्र अपनी अपनी पहचान बना रहे थे। अच्छा। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि बाहर से आए आक्रमणकारी भी यहाँ की संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए कि उन्होंने यहाँ के देवी देवताओं तक को अपना लिया। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा खींचती है। इस दौर में कुछ ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपनी माँ के नाम को अपने नाम से पहले लगाया, तो कुछ विदेशी राजाओं ने अपने सिक्कों पर भगवान बुद्ध और शिव की तस्वीरें छपवाईं। हाँ, तो ये कहानी सच में बहुत रोचक हो जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ। बिल्कुल। लगभग 185 ईसा पूर्व, जब अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। हाँ, और इसके साथ ही अशोक का बनाया वो विशाल साम्राज्य जो लगभग पूरे उपमहाद्वीप में फैला था, वो एक झटके में बिखर गया। और इसी बिखराव को हमारे स्रोत पुनर्गठन का युग कहते हैं। ये शब्द बहुत जरूरी है। पुनर्गठन। हाँ, मतलब ये सिर्फ अराजकता या डार्क एज का दौर नहीं था, बल्कि एक बहुत ही डायनामिक, एक गतिशील प्रक्रिया थी। अच्छा, जहां एक विशाल साम्राज्य टूटा, वहीं कई नए राज्य बन रहे थे। ये राज्य आपस में कभी युद्ध, तो कभी शादियां। बिल्कुल वैवाहिक गठबंधनों के जरिए अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे और उपमहाद्वीप की राजनीतिक सीमाओं को फिर से तय कर रहे थे। तो एक तरह से एक सेंट्रल पावर की जगह कई छोटी-छोटी लेकिन वाइब्रेंट शक्तियों ने ले ली थी। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग की, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना की। उन्होंने अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए एक बहुत ही भव्य अश्वमेध यज्ञ किया। ये एक प्राचीन वैदिक अनुष्ठान था जिसे मौर्यों के समय में शायद उतना महत्व नहीं दिया जाता था। हाँ, अश्वमेध यज्ञ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अच्छा, इसका सिद्धांत सीधा था। हाँ। एक सजे धजे घोड़े को सेना की एक टुकड़ी के साथ 1 साल के लिए आजाद छोड़ दिया जाता। और अगर किसी ने रोक लिया तो इसका मतलब था युद्ध का न्योता। तो ये अपनी धाक जमाने और सबको ये बताने का एक तरीका था कि अब यहाँ का राजा मैं हूँ। तो क्या हम कह सकते हैं कि शुंगों के आने से वैदिक परंपराओं की जबरदस्त वापसी हुई? ऐसा लगता है कि वो मौर्यों की बौद्ध झुकाव वाली नीति से अलग हट रहे थे। हाँ, एक हद तक ये सही है। शुंग काल में वैदिक अनुष्ठानों और संस्कृत भाषा का आप कह सकते हैं पुनरुत्थान हुआ। अच्छा। इसी दौर में महान ऋषि पतंजलि ने योग सूत्र का संकलन किया, जो आज भी योग का आधार ग्रंथ माना जाता है। लेकिन यहाँ कहानी में एक पेच है। वो क्या? कुछ बौद्ध ग्रंथ जैसे अशोकावदान पुष्यमित्र शुंग को बौद्धों का बहुत बड़ा उत्पीड़क बताते हैं। मतलब? कहते हैं कि उसने मठों को नष्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो हमें खुदाई में सबूत मिले हैं वो एक बिल्कुल अलग कहानी दिखाते हैं। वो कैसे? शुंगों ने बौद्ध कला को भी संरक्षण दिया, जैसे कि भरहूत का प्रसिद्ध स्तूप जो शायद अशोक के समय में बना था, उसमें सुंदर नक्काशीदार रेलिंग और तोरण द्वार शुंगों ने ही जुड़वाए थे। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? एक तरफ ग्रंथ उन्हें बौद्ध विरोधी बता रहे हैं, दूसरी तरफ वो बौद्ध स्तूपों को और सुंदर बना रहे हैं। इतिहासकार इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं? यही उस दौर की जटिलता को दिखाता है। एक संभावना यह है कि बौद्ध ग्रंथों ने शायद बड़ा चढ़ाकर लिखा हो। अच्छा। क्योंकि सत्ता एक बौद्ध समर्थक वंश से एक ब्राह्मण वंश के पास चली गई थी। हो सकता है। और दूसरी संभावना यह है कि शुंग राजा राजनीतिक रूप से चतुर थे। वे व्यक्तिगत रूप से वैदिक धर्म को मानते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी प्रजा का एक बड़ा हिस्सा बौद्ध है। तो राज्य में शांति बनाए रखने के लिए? बिल्कुल, शांति बनाए रखने के लिए बौद्ध संस्थानों को संरक्षण देना जरूरी था। एक ही राजा वैदिक यज्ञ भी कर रहा है और बौद्ध कला को भी बढ़ावा दे रहा है।
ये दिखाता है कि शासन चलाना सिर्फ निजी आस्था का मामला नहीं होता। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब शासक की निजी आस्था और सार्वजनिक कर्तव्य के बीच का संतुलन। बिल्कुल। तो उत्तर में जहां वैदिक परंपराएं फिर से मजबूत हो रही थी, वहीं दक्कन में एक बिल्कुल अलग कहानी चल रही थी। वहां के शासकों यानी सातवाहनों की सबसे अनोखी बात तो ये थी कि वे अपनी ये पहचान अपनी माँ से जोड़ते थे, है ना? बिल्कुल। और ये उस दौर के हिसाब से बहुत ही असाधारण बात है। सातवाहन राजा अक्सर अपने नाम से पहले अपनी माँ का नाम लगाते थे, जिसे मेट्रोनिमिक्स कहते हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिनका नाम उनकी माँ गौतमी बलश्री के नाम पर था। तो क्या इसका मतलब यह है कि सातवाहन समाज एक मातृसत्तात्मक समाज था जहां महिलाएं राज करती थीं? ये एक आम धारणा है, लेकिन शायद पूरी तरह सही नहीं। अच्छा, सिंहासन का उत्तराधिकार तो पिता से पुत्र को ही मिलता था, इसलिए पितृसत्तात्मक ही था। लेकिन माँ का नाम जोड़ना शायद दो वजहों से होता था। एक, ये समाज में माँ और उसके परिवार को दिए जाने वाले उच्च सम्मान को दिखाता है। दूसरा, राजाओं की कई रानियां होती थीं। ओह, तो माँ के नाम से ये स्पष्ट हो जाता था कि कौन सा राजकुमार किस रानी का पुत्र है। बिल्कुल, ताकि उत्तराधिकार में कोई भ्रम न हो। लेकिन जो भी हो, ये महिलाओं की महत्वपूर्ण सामाजिक स्थिति का एक साफ संकेत है। और ये सिर्फ नाम तक ही सीमित नहीं था। मैंने पढ़ा है कि पुणे के पास नाणे घाट की गुफाओं में मिले शिलालेखों में एक रानी नानेणिका का जिक्र है। हाँ, रानी नानेनिका। उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद शासन संभाला और अश्वमेध यज्ञ तक करवाया। एक महिला का अश्वमेध यज्ञ करना, ये तो उस जमाने में क्रांतिकारी रहा होगा। ये सच में एक असाधारण घटना थी। उन शिलालेखों में ये भी लिखा है कि उन्होंने ब्राह्मणों को हजारों गायें, घोड़े, हाथी और गांव दान में दिए। कमाल है। अंकों यानी 1, 2, 4, 6, 7, 9 जैसे अंकों के शुरुआती रूप भी देखने को मिलते हैं। सच में? हाँ, यह इस बात का एक और सबूत है कि आज हम जिन अंकों का इस्तेमाल करते हैं, उनकी जड़ें कितनी गहरी और कितनी पुरानी हैं। सातवाहनों के सिक्के भी तो बहुत कुछ कहते हैं। उन पर जहाजों की तस्वीरें मिलती हैं। मतलब वे सिर्फ कह नहीं रहे थे कि हमारा समुद्री व्यापार है, वे इसका विज्ञापन कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। ये तो आज की ब्रांडिंग जैसे ही हो गया। बिल्कुल सही। वो सिक्के उनके व्यापार की ताकत का प्रतीक थे। उनका व्यापार रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। अच्छा? हाँ, वे यहाँ से मसाले, कीमती कपड़े और चंदन भेजते थे और वहां से शराब, कांच और सोने के सिक्के मंगाते थे। तो उत्तर में शुंग, दक्कन में सातवाहन। अब पूर्व की ओर चलते हैं, कलिंग यानी आज के उड़ीसा में। हाँ, वहां चेदी वंश के राजा खारवेल का उदय हुआ। खारवेल उस दौर के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। मौर्यों के पतन के बाद कलिंग फिर से एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे और उन्हें भिक्षुराज यानी साधु राजा भी कहा जाता था। उनका हाथी गुम्पा शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण है, जो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की पहाड़ियों में है। बिल्कुल। उस शिलालेख में ऐसा क्या खास है? उस शिलालेख में राजा खारवेल अपने कामों का साल दर साल ब्यौरा देते हैं। लेकिन सबसे खास बात जो वो कहते हैं वो ये है कि उन्होंने हर संप्रदाय का सम्मान किया और हर मंदिर की मरम्मत करवाई। हर मंदिर की? ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहे कि सिर्फ जैन मंदिरों की मरम्मत करवाई, वो हर मंदिर की बात कर रहे हैं। तो ये विचार कि एक अच्छा राजा सभी धर्मों का संरक्षक होता है, ये सिर्फ अशोक तक सीमित नहीं था। नहीं, ये एक तरह का राजधर्म बन चुका था, जो अलग अलग राजा अलग अलग क्षेत्रों में अपना रहे थे। बिल्कुल। यह उस भारतीय लोकाचार का एक और उदाहरण है जहां शासक अनेकता में एकता को बनाए रखना अपना कर्तव्य समझते थे। और उनकी बनवाई उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं, वो तो रॉक कट वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है, जहां पूरी की पूरी पहाड़ी को तराश कर भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे और मूर्तियां बनाई गईं। चलिए अब और दक्षिण की ओर चलते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग दुनिया बस रही थी। ये संगम युग था, चेर, चोल और पांड्य का समय। हाँ, इस काल को संगम युग इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान मदुरई जैसे शहरों में कवियों की बड़ी बड़ी सभाएं होती थीं, जिन्हें संगम कहा जाता था। अच्छा। यहीं पर महान तमिल साहित्य की रचना हुई, जो हमें उस समय के समाज, युद्ध और प्रेम के बारे में बताता है। यह साहित्य हमें बताता है कि जीवन के दो पहलू हैं, अकम यानी आंतरिक दुनिया, प्रेम और परिवार, और पुरम यानी बाहरी दुनिया, युद्ध, वीरता और शासन। और इन राज्यों ने कुछ ऐसे काम किए जो आज भी हैरान करते हैं। जैसे चोल राजा करिकाल ने कावेरी नदी पर कल्लानई बांध बनवाया था।
और ये कोई मामूली बांध नहीं था। ये लगभग 2000 साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीनरी के बनाया गया था और आज भी इस्तेमाल में है। क्या बात है। ये दुनिया के सबसे पुराने लगातार काम कर रहे जल नियामक संरचनाओं में से एक है। इसने कावेरी डेल्टा को दक्षिण का चावल का कटोरा बना दिया। उस दौर की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। और चेर, जिन्हें केरल पुत्र भी कहा जाता है, वे अपने मसालों, खासकर काली मिर्च के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। हाँ, रोमन लोग काली मिर्च को काला सोना कहते थे और उसके लिए कुछ भी देने को तैयार थे। और पांड्य अपने मोतियों के लिए जाने जाते थे। उनका राज्य मोतियों के व्यापार का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था। इसी दौर की एक प्रसिद्ध महाकाव्य है शिलप्पाधिकारम, यानी पायल की कहानी। हाँ, कन्नगी की कहानी। बिल्कुल। कन्नगी नाम की एक महिला की कहानी है जिसके पति को पौंड्या राजा झूठी चोरी के आरोप में मौत की सजा दे देता है। कन्नगी गुस्से में मदुरै शहर को श्राप देकर जला देती है और फिर न्याय की तलाश में चेर राज्य तक जाती है। ये कहानी सिर्फ एक दुखद प्रेम कथा नहीं है। नहीं, ये न्याय और एक शासक के धर्म के सिद्धांतों पर जोर देती है कि राजा का एक गलत फैसला पूरे राज्य को नष्ट कर सकता है। बिल्कुल सही। तो ये तो हुई उपमहाद्वीप के भीतर की कहानी। अब वापस उत्तर पश्चिम की ओर लौटते हैं, जहां एक बिल्कुल अलग और शायद सबसे दिलचस्प कहानी चल रही थी। यहाँ बाहर से आक्रमणकारी तो आए, लेकिन वे सिर्फ विजेता बनकर नहीं रहे, वे यहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन गए। इसकी शुरुआत होती है हिंद यूनानियों यानी इंडो ग्रीक्स से। ये सिकंदर के सेनापतियों के वंशज थे जो उसके जाने के बाद यही बस गए थे। अच्छा। वे विजेता के रूप में आए, लेकिन भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश के विदिशा के पास हेलियोडोरस स्तंभ है। हाँ, इसे एक हिंद यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने देवताओं के देव वासुदेव यानी कृष्ण के सम्मान में बनवाया था। ये बात मुझे हमेशा चौंकाती है। एक यूनानी राजदूत जो ग्रीक देवताओं की पूजा करते हुए बड़ा हुआ, वो यहाँ आकर वासुदेव की भक्ति में एक स्तंभ बनवा रहा है। सही बात है। ये सिर्फ राजनीतिक सूझबूझ थी या सच में एक आध्यात्मिक बदलाव था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे पास इसका सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये सांस्कृतिक विलय का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। हो सकता है कि शुरुआत में स्थानीय लोगों का दिल जीतने की एक राजनीतिक चाल हो, लेकिन समय के साथ ये एक वास्तविक आस्था में बदल गया हो। उनके सिक्के भी तो यही कहानी कहते हैं। बिल्कुल। शुरू में उनके सिक्कों पर ज्यूस और अपोलो जैसे यूनानी देवताओं की तस्वीरें थीं, लेकिन बाद के सिक्कों पर हमें वासुदेव, कृष्ण और देवी लक्ष्मी जैसे भारतीय देवी देवताओं की तस्वीरें भी दिखाई देने लगी। हिंद यूनानियों के बाद शक आए और उनके बारे में हमारे स्रोतों में एक ऐसी बात बताई गई है जिसका असर आज तक हम पर है। आप शक संवत की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। शक संवत कैलेंडर उन्हीं के दौर में विकसित हुआ और 1957 में भारत सरकार ने इसे अपने राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। ये सोचना ही कमाल है कि आज भी सरकारी दस्तावेजों पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ जिस शक संवत की तारीख लिखी होती है, उसका संबंध मध्य एशिया से आए इन शासकों से है। और शकों के बाद आए कुषाण, जो शायद इस दौर के सबसे शक्तिशाली बाहरी शासक थे। वे मध्य एशिया से आए थे और उनका साम्राज्य चीन की सीमा से लेकर उत्तरी भारत के बड़े हिस्से तक फैला था। और उनके सबसे शक्तिशाली शासक थे कनिष्क। मथुरा में उनकी एक प्रसिद्ध बिना सिर वाली मूर्ति मिली है। हाँ, मिली है। वो एक लंबा कोट और भारी जूते पहने हुए हैं, जो उनके मध्य एशियाई मूल को दिखाता है। उस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा है, महाराजा राजाधिराज देवपुत्र कनिष्क। देवपुत्र यानी देवता का पुत्र। ये उपाधि शायद उन्होंने चीन के सम्राटों से ली थी, जो खुद को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। बहुत संभव है, लेकिन असली कहानी फिर से उनके सिक्के कहते हैं। अच्छा। कनिष्क के सिक्के उस दौर के बहुसांस्कृतिक साम्राज्य का आईना है। एक तरफ उनकी अपनी तस्वीर है और दूसरी तरफ कभी ईरानी देवता, कभी यूनानी देवता और सबसे ज्यादा महात्मा बुद्ध और हाथ में त्रिशूल लिए भगवान शिव की तस्वीरें हैं। अब सोचिए, एक विदेशी शासक ऐसा क्यों करेगा? ये उसके साम्राज्य की विविधता को दिखाता है। वो अपनी ईरानी प्रजा को, यूनानी प्रजा को और भारतीय प्रजा को, सबको ये संदेश दे रहा था कि मैं तुम्हारा ही राजा हूँ, मैं तुम्हारे देवताओं का सम्मान करता हूँ। बिल्कुल। ये अपने शासन को वैधता प्रदान करने की एक बहुत सोची समझी राजनीतिक रणनीति थी। और क्योंकि उनका साम्राज्य सिल्क रूट के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखता था, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान अपने चरम पर था। मतलब भारत का माल, विचार और धर्म
चीन और रोम तक पहुंच रहा था। और वहाँ की कला और संस्कृति भारत आ रही थी। और इसी सांस्कृतिक संगम से कला की दो महान शैलियों का विकास हुआ, गांधार और मथुरा शैली। हाँ, और ये इस युग के सांस्कृतिक मिश्रण का सबसे सुंदर प्रमाण है। गांधार शैली जो आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में फली फूली, उसमें यूनानी रोमन प्रभाव साफ दिखता है। बुद्ध की मूर्तियों में यथार्थवादी शारीरिक बनावट, कपड़ों की सिलवटें और घुंघराले बाल, ये सब यूनानी मूर्तिकला से प्रेरित था। ऐसा लगता है जैसे अपोलो के शरीर में बुद्ध की आत्मा हो। बिल्कुल। इसमें सलेटी पत्थर का इस्तेमाल होता था। और दूसरी तरफ थी मथुरा शैली, जो पूरी तरह से भारतीय थी। हाँ, उसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था और मूर्तियों में एक अलग तरह का ओज, आध्यात्मिकता और सौम्यता होती थी। मथुरा के कलाकार हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां बना रहे थे। ये ऐसा था मानो दोनों शैलियां एक दूसरे से बात कर रही हों, एक दूसरे को जवाब दे रही हों। यह कला इस युग के सांस्कृतिक संगम का सबसे ठोस सबूत है। बिल्कुल। तो इन सब का क्या मतलब है? मौर्यों के बाद के ये 500 साल कोई अंधकार युग नहीं थे, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि यह एक जीवंत और गतिशील पुनर्गठन का युग था। हमने देखा कि कैसे नए भारतीय राज्य उभरे और कैसे विदेशी आक्रमणकारी यहाँ की संस्कृति में इस तरह घुल मिल गए कि उन्होंने इस भूमि को और भी समृद्ध बना दिया। यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यही आपसी संवाद और विलय की प्रक्रिया है। कला, धर्म, भाषा और शासन सब कुछ इस निरंतर आदान प्रदान से आकार ले रहा था। ये एक संस्कृति द्वारा दूसरी को खत्म करने के बारे में नहीं था, ये आपसी संवाद से कुछ नया और अनोखा बनाने के बारे में था। और इस पूरी प्रक्रिया में अंततः भारतीय विषय वस्तु, भारतीय विचार और भारतीय देवी देवता ही प्रमुख रहे। विदेशी शासकों ने भी उन्हें अपनाया, उन्हें खत्म नहीं किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नया आयाम दिया। और ये हमें आज के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विचार देता है। हमने सुना कि राजा खारवेल खुद को हर मंदिर का मरम्मत करने वाला और हर संप्रदाय का सम्मान करने वाला कहने में गर्व महसूस करते थे। सातवाहन और कुषाणों ने भी कई धर्मों को संरक्षण दिया। ये एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाता है, क्या विविध धर्मों और संस्कृतियों को संरक्षण देना एक विशाल और विविध भूमि में स्थिरता बनाए रखने के लिए सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति थी, एक वास्तविक दार्शनिक विश्वास था, या फिर दोनों का मिश्रण? बहुत अच्छा सवाल है। और क्या अतीत के शासकों का ये मॉडल, जो अलग अलग पहचानों को कुचलने के बजाय उन्हें साथ लेकर चलने पर आधारित था, आज की दुनिया को कुछ सिखा सकता है?